देना। मैं भी नाचा, मेरे को दो। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी आज की इस तड़कती भड़कती वीडियो में, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं अपने अभिनय से लोगों को अपना कायल बना देने वाले नाना पाटेकर जी की। वैसे इनकी जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक बड़े व्यापारी का बेटा होने के बावजूद भी इन्हें ईंट की भट्टों पर मजदूरी करनी पड़ी कि उन्हें बचपन में सड़कों पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग की पेंटिंग का काम करना पड़ा। रात रात भर दीवारों पर फिल्मों के पोस्टर चिपकाने वाला ये लड़का कैसे एक दिन बन गया फिल्मों का एक स्टार अभिनेता। नाना पाटेकर का प्रेम विवाह हुआ, लेकिन आखिर क्यों इन्हें इनकी पत्नी छोड़कर चली गई? मशहूर फिल्म अभिनेत्री तनुश्री दत्ता नाना पाटेकर पर लगाए गए आरोपों के पीछे आखिर क्या कहानी थी? नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला के बीच प्रेम संबंधों के बारे में एक समय ऐसा था जब पूरा का पूरा बॉलीवुड बातें करा करता था, लेकिन आखिर क्या कारण था कि ये प्रेम संबंध टूट गया? और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्या वजह थी कि नाना पाटेकर पर अपने पहले बेटे की हत्या का आरोप लगा। नाना पाटेकर का जन्म 1 जनवरी 1951 को मुंबई के मराठी परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम दिनकर पाटेकर था और इनका खुद का कपड़ों का एक व्यवसाय था, और माँ संजना पाटेकर एक कुशल गृहिणी थी। नाना पाटेकर का असली नाम नाना पाटेकर नहीं बल्कि विश्वनाथ पाटेकर था। नाना पाटेकर अपने सभी भाई बहनों में सबसे ज्यादा सांवले थे और इस रंग की वजह से ही उनके मन में हमेशा हीन भावना बनी रहती थी। उन्हें लगता था कि उनके पिता सबसे कम प्यार उन्हीं से करते हैं। नाना पाटेकर के पिता दिनकर पाटेकर को तमाशा देखने का खूब शौक था। तमाशा महाराष्ट्र की एक लोक नृत्य और नाट्य कला है। जब भी दिनकर पाटेकर तमाशा देखने जाया करते तो अपने बच्चों को साथ ले जाया करते थे। बचपन में भले ही नाना पाटेकर को तमाशे की ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन पिता के चेहरे को खुश देखकर उन्हें भी काफी खुशी मिला करती, और यही कारण था कि नाना पाटेकर ने बचपन में ही सोच लिया था कि अपने पिता को खुश रखने के लिए वो जब बड़े हो जाएंगे तो तमाशा ही करेंगे। उन्हें लगता था कि उनके पिता को थिएटर बहुत पसंद है और अगर वो बड़े होकर थिएटर करेंगे तो उनके पिता उन्हें भी काफी पसंद करने लगेंगे। इसी सोच को लिए नाना पाटेकर बड़े हो रहे थे। नाना पाटेकर ने दादर के समर्थ विद्यालय से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। तब तक परिवार में सब अच्छा चल रहा था, लेकिन जब नाना 13 साल के हुए तो उनके परिवार पर एक भारी संकट आ गया। उनके पिता दिनकर पाटेकर के परिवार में व्यवसाय के साथ कुछ वैसा ही हुआ जैसे कि बाजीगर फिल्म में शाहरुख खान के परिवार के साथ हुआ था। उनके टेक्सटाइल के बिजनेस में उनके एक कर्मचारी ने उनके भरोसे को जीतकर धोखे से उनका सारा बिजनेस, उनका घर बार सब कुछ हड़प लिया। अब नाना का परिवार दरबदर हो गया। उन्हें अपने आलीशान घर को छोड़कर एक चौल में गुजारा करना पड़ा। उनके परिवार में एक वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो पा रहा था। नाना पाटेकर ये सब देखकर सोच चुके थे कि अब पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम भी करना होगा। नाना पाटेकर स्कूल से घर आने के बाद 8 किलोमीटर दूर एक ईंट की भट्टी के पास जाया करते और वहां जाकर अपने कंधे पर परिवार का बोझ लिए ये बच्चा ईंटों की ढलाई का काम 6 घंटे तक किया करता। जब कभी थोड़ा समय ज्यादा बचाया करता तो सड़कों पर जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाती है उसकी पुताई का काम किया करता, और अपने परिवार की जीविका के खातिर ये छोटे छोटे हाथ कभी कभार रातों में फिल्मों के पोस्टर दीवारों पर चिपकाने का काम भी किया करता। वैसे इन सभी कामों में उन्हें सबसे ज्यादा पैसे पोस्टर चिपकाने के लिए ही मिला करते। उन्हें महीने के 35 रुपए तक मिल जाया करते थे। नाना पाटेकर की रुचि बचपन से ही पेंटिंग में बहुत ज्यादा थी और इसी रुचि के कारण उन्हें पोस्टर पेंटिंग का काम करना काफी अच्छा लगा करता था। धीरे धीरे नाना पाटेकर की स्कूली पढ़ाई पूरी हो गई और फिर उन्होंने अपने ही कमाए पैसों से अपना एडमिशन जे आर्ट कॉलेज में करवाया और साथ ही साथ अपनी जीविका चलाने के खातिर भी छोटे मोटे काम करते रहे। जब पढ़ाई पूरी हो गई तो उन्हें पुणे की एक एड एजेंसी में काम भी मिल गया। वहां नाना पाटेकर को 1200 रुपए पर बंद मिल रहे थे। 70 के दशक में ये रकम काफी बड़ी हुआ करती थी, लेकिन पिता के लिए जो सपने उन्होंने देखे थे उसे पूरा करना था, और एक दिन अपने दिल की सुनते हुए उन्होंने 1200 रुपए की नौकरी छोड़ दी और एक थिएटर
ग्रुप में कलाकार के रूप में काम करने लगे। पर अब नाना पाटेकर की आय में कमी आ चुकी थी। जहां उन्हें उस नौकरी से 1200 रुपए प्रति माह मिल रहे थे, वहीं यहाँ पर शो के लिए 50 रुपए मिला करते और शोज भी रोजाना कहाँ होते थे, और ये महीने में 800 से ज्यादा नहीं कर पाते थे। और नौकरी छोड़ने के इस फैसले के खिलाफ उनका पूरा परिवार आ गया। और इस सब में अगर कोई इनके साथ खड़ा था तो वो थे इनके पिता। थिएटर ज्वाइन करने पर उनके पिता की आंखों में जो उनके लिए चमक दिखाई दी थी वो उनके लिए बहुमूल्य थी। थिएटर करते हुए करीब 2 साल बीत चुके थे और नाना पाटेकर अब एक अच्छे अभिनेता के रूप में स्थापित हो चुके थे। एक दिन शो खत्म होने के बाद एक आदमी उठकर इनके पास आया और कहा कि तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, मैं एक डायरेक्टर हूँ और एक फिल्म डायरेक्ट करने जा रहा हूँ, क्या उस फिल्म में तुम अभिनय करोगे? नाना पाटेकर ने भी फौरन हामी भर दी। नाना की ये फिल्म थी गबन और ये फिल्म 1979 में रिलीज हुई। हालांकि ये फिल्म उस वक्त फ्लॉप हो गई थी और नाना पाटेकर को भी इससे कोई पहचान नहीं मिली। नाना पाटेकर के शोज सफलता ने उन्हें एक बार फिर मुंबई से पुणे आने पर मजबूर कर दिया और नाना एक बार फिर पुणे आकर थिएटर में काम करने लगे। लेकिन अब की बार उनकी मुलाकात एक नई अभिनेत्री नीलाकांता से हुई। नीलाकांता नई थी, वो पेशे से एक बैंकर थी और थिएटर शौकिया तौर पर किया करती थी। साथ साथ थिएटर करते करते दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई और ये दोस्ती न जाने कब प्यार में बदल गई और फिर दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। जब नाना पाटेकर ने नीलाकांता से शादी की थी तब वो ज्यादा कमाती थी क्योंकि वो बैंक में नौकरी किया करती थी और साथ ही साथ थिएटर भी। उन दिनों नीलाकांता की कमाई करीब 2200 से 2300 हुआ करती थी और नाना पाटेकर को अपने सोच करके वहीं 1100 या 1200 कुल मिलाकर घर में करीब 3500 रुपए आ जाया करते थे और ये रकम उस समय काफी बड़ी हुआ करती थी और दोनों अपनी जिंदगी में खुशी खुशी जी रहे थे। एक बार नाना पाटेकर के पिता काफी बीमार हो गए। उस समय नाना पाटेकर थिएटर ही किया करते थे। नाना पाटेकर ने अपने पिता को एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन पिता के इलाज में ज्यादा पैसे लगने थे और नाना पाटेकर के स्टेज शो से कमाए पैसों से घर चलाना और साथ ही साथ पिता के इलाज में खर्च करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। पिता की गंभीर बीमारी ठीक करने के लिए नाना पाटेकर ज्यादा से ज्यादा शोज करने में लगे हुए थे, लेकिन पैसों की कमी की वजह से उनके पिता बच न सके। जिस दिन नाना पाटेकर के पिता की मृत्यु हुई उस दिन नाना पाटेकर महासागर नाम का एक शो कर रहे थे। शो के बीच में ही नाना पाटेकर को ये खबर मिली कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन नाना पाटेकर ने शो करना बंद नहीं किया, बल्कि वो शो कंटिन्यू करते ही चले गए। नाना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता ही तो थे जो चाहते थे कि मैं शो करूं, इसलिए मैंने उस शो को पूरा किया और उसके बाद अपने पिता के अंतिम संस्कार में पहुंचा। थिएटर के दौरान नाना पाटेकर का एक शो काफी ज्यादा मशहूर हुआ था। ये शो इस नाटक की वजह से नहीं बल्कि नाना के रिएक्शन की वजह से ज्यादा मशहूर हुआ था, क्योंकि इस शो में एक दृश्य दिखाया जाना था जिसमें बलात्कार का दृश्य था। इस दृश्य के बाद दर्शकों में से सभी ने ताली बजानी शुरू कर दी और ये देखने के बाद नाना पाटेकर उस शो को बीच में ही छोड़कर चले गए थे। काफी समझाने बुझाने के बाद नाना वापस तो आए, लेकिन उन्होंने सबसे पहले जो कहा वो सुनकर सभी चौंक गए। उन्होंने कहा था कि रेप जैसी सामाजिक बुराई पर तालियां बजाना ये शर्मनाक है और भले ही वो एक नाटक क्यों ना हो, लेकिन आपको तालियां नहीं बजानी चाहिए थी। इस तरह नाना पाटेकर ने अपनी जिंदगी और अपने थिएटर को अपने सिद्धांतों पर जिया। धीरे धीरे थिएटर करते करते फिर से करीब 2 साल का वक्त बीत चुका था। नाना पाटेकर एक शो ही कर रहे थे, लेकिन आज का शो काफी ज्यादा खास था क्योंकि इस शो को देखने के लिए उस समय की मशहूर अभिनेत्री सुष्मिता पाटिल आने वाली थी। वैसे तो सुष्मिता पाटिल नाना पाटेकर के साथ गबन फिल्म में काम कर चुकी थी और वो नाना की एक्टिंग से काफी ज्यादा प्रभावित हुई थी। इस शो को देखने के बाद सुष्मिता ने नाना पाटेकर से कहा था कि आप जानदार एक्टिंग करते हैं, एक बार फिर फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करते। नाना पाटेकर ने मुस्कुराते हुए कहा था कि मुझे कौन देगा फिल्मों में काम, ना तो मेरी आवाज अच्छी है और ना ही मैं खूबसूरत हूँ। इस पर स्मिता जी ने
कहा था कि आप एक बार मेरे साथ मुंबई चलिए, मैं आपको फिल्मों में काम दिलाऊंगी। नाना पाटेकर पहले तो नानुकुर करते रहे, लेकिन अपने साथियों के खूब समझाने पर उन्होंने आखिरकार हामी भर दी। स्मिता पाटिल डायरेक्टर रवि चोपड़ा के पास नाना पाटेकर को लेकर गई। रवि चोपड़ा उन दिनों आज की आवाज नाम की एक फिल्म बना रहे थे, जिसमें स्मिता पाटिल भी काम कर रही थी। स्मिता पाटिल ने रवि चोपड़ा से नाना पाटेकर को इस फिल्म में काम देने के लिए गुजारिश की। रवि चोपड़ा ने एक बार नाना पाटेकर को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा कि मैं इन्हें इस फिल्म में एक नकारात्मक किरदार दे सकता हूँ। नाना पाटेकर इस रोल को करने को तैयार नहीं थे, लेकिन स्मिता पाटिल समझदार थी और वो जानती थी कि इस रोल से क्या प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने नाना पाटेकर को समझाया कि आप फिल्मों में काम करके एक बार अपनी एक्टिंग का जलवा तो दिखाइए। नाना पाटेकर मान गए और इस फिल्म में उन्होंने जगमोहन का किरदार निभाया। फिल्म आज की आवाज अच्छी हिट साबित हुई, लेकिन नाना पाटेकर के किरदार को किसी ने भी नोटिस नहीं किया। अब नाना पाटेकर को एक हिट फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री तो मिल गई थी, लेकिन उन्हें जो रोल ऑफर हो रहे थे वो काफी छोटे हुआ करते थे। जैसे नाना पाटेकर ने मोहरे, अंकुश, प्रतिघात जैसी फिल्मों में काम तो किया, लेकिन इससे भी इन्हें पैसे मिल रहे थे, पहचान नहीं। नाना पाटेकर मेहनती तो थे ही, उन्होंने अब ये सोच लिया था कि अपने परिवार को अच्छी कंडीशन में लाने के लिए वो और मेहनत करेंगे। आपको बचपन में टीवी पर आने वाला एक शो तो याद ही होगा, जंगल बुक, जिसमें जंगल में रहने वाला एक छोटा सा बच्चा मोगली जंगल में ही पलता बढ़ता है। इस शो में शेर खान के किरदार को नाना पाटेकर ने ही आवाज दी थी। इस कार्टून सीरियल में दिए गए आवाज की वजह से नाना पाटेकर का गुजर बसर चल जाता था। तभी नाना पाटेकर को परिंदा फिल्म से एक प्रस्ताव आया। इस फिल्म में इन्होंने लीड विलेन का किरदार किया। ये फिल्म एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई और इस फिल्म से दर्शक नाना पाटेकर को अच्छी तरह पहचान गए थे। अब नाना पाटेकर ने बॉलीवुड के आसमान में उड़ान भरनी शुरू कर दी थी। इसके बाद इनकी प्रहार फिल्म आई, जिसमें ये एक आर्मी ऑफिसर बने थे। इस रोल के लिए इन्होंने बकायदा 3 साल की ट्रेनिंग की थी और प्रहार एक बड़ी हिट साबित हुई। और इन तमाम खुशियों के बीच एक और खुशी आई, इनके घर एक बेटे का जन्म हुआ। पर जब नाना पाटेकर अपने बेटे को देखने अस्पताल पहुंचे तो इनकी आंखें फटी की फटी रह गई। नाना की रंगत उड़ गई, क्योंकि उसके दोनों होठ कटे हुए थे और वो दूसरे बच्चों से एकदम अलग लग रहा था। कहते हैं कि नाना पाटेकर को इसके इस रूप से चिढ़ हो गई थी और नाना हमेशा उदास रहने लगे थे। उनकी पत्नी नीला कांता भी इस बात को समझ रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। बेटा जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा था, उसका रूप और भी बिगड़ता ही जा रहा था और नाना पाटेकर की चिंता भी साथ साथ बढ़ती ही जा रही थी। वो सोचते थे कि अगर अभी मेरा बेटा ऐसा लग रहा है तो और बड़ा होने पर वो कितना भद्दा लगेगा। नाना पाटेकर कभी अपने बेटे को गोद में भी नहीं लिया करते थे। वो उसका चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते थे। बेटे की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ती ही जा रही थी और 2 साल होते होते बेटे की मृत्यु हो गई। उस दौरान मीडिया में ये खबर आई कि नाना अपने बेटे का चेहरा नहीं देखना चाहते थे और इसलिए उन्होंने अपने बेटे को जहर दे दिया। पर यह सच्चाई नहीं थी। सगे संबंधी बताते हैं कि एक दिन अचानक नाना पाटेकर की पत्नी को कोई काम पड़ गया और वो अपने बच्चे को घर पर सोता छोड़कर बाहर चले गई और उन्होंने सोचा कि नाना घर पर हैं, जब तक मैं वापस आऊंगी तब तक वो अपने बच्चे को देख लेंगे। पर थोड़ी देर बाद अचानक उनका बच्चा नींद से जग गया और जोर जोर से रोने लगा। नाना उसी कमरे में थे, लेकिन वो दूसरी तरफ मुंह करके किताब पढ़ रहे थे ताकि उन्हें अपने बच्चे का चेहरा ना देखना पड़े। लेकिन वो नन्हा बच्चा चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे में नाना ने उसकी तरफ मुंह कर ही लिया। बच्चा इतना ज्यादा रो रहा था कि उसका पूरा चेहरा लाल पड़ गया था। नाना पाटेकर को अपनी ओर देखते हुए देख बच्चे ने अपनी बाहें फैला दी, जैसे वो नाना को अपनी ओर बुला रहा हो। ये दृश्य काफी करुणामयी था और उस बच्चे ने अपने पिता की सोई हुई भावनाओं को जगा दिया। बाहें फैलाए अपने बेटे को रोता हुआ वो देख नहीं सके और फौरन उसे अपनी गोद में ले लिया। बच्चे को थपथपाकर वो चुप कराने लगे। बेटे के प्रति जो नफरत थी शायद वो
आज कम हो गई थी। और अब तो ऐसा हो गया था कि नाना पाटेकर दिन दिन भर अपने बेटे को प्यार करते रहते और बेटे के प्यार में नाना पाटेकर कभी कभार इतना खो जाया करते कि वो 2-2, 4-4 दिन तक शूटिंग पर जाना ही भूल जाया करते थे। और बेटा भी अपने पिता के साथ काफी खुश रहा करता। पर ये खुशियां ज्यादा दिन न टिक सकी, क्योंकि कुछ दिन बाद उनके बेटे की तबीयत अचानक बहुत खराब रहने लगी। नाना पाटेकर अपने बेटे को गले लगाए उसकी जान बचाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करने लगे। पर डॉक्टर के आश्वासन से इस बात का पता चल गया था कि उनका बेटा अब ज्यादा दिन तक इस दुनिया का मेहमान नहीं रहेगा। पर ऐसा ही हुआ। बेटे का कुछ दिनों बाद निधन हो गया। बेटे की मौत के बाद नाना बुरी तरह टूट गए। उनकी पत्नी नीलाकांता बताती है कि बेटे की मौत के बाद नाना अपने आप को हमेशा कोसते रहे। उन्हें लगता था कि समय रहते उन्होंने अपने बेटे की कदर नहीं की और इसलिए ऊपर वाले ने उनके बेटे को उनसे छीन लिया। बेटे की मौत के बाद नाना इतने गुमसुम और उदास रहने लगे कि उनके परिवार वालों को भी उन पर तरस आने लगा और शायद ऊपर वाले को भी उनके ऊपर तरस आ गया। और कुछ दिनों बाद उनके घर फिर से खुशियां लौटी जब पत्नी नीलाकांता ने एक दूसरे बेटे को जन्म दिया। नाना पाटेकर ने अपने दूसरे बेटे का नाम मल्हार पाटेकर रखा। इन खुशियों के साथ साथ नाना पाटेकर का फिल्म कैरियर भी उड़ान पर था। वैसे नाना पाटेकर का नाम आते ही सबसे पहले जो फिल्म याद आती है वो है तिरंगा। ये फिल्म 1993 में रिलीज हुई थी। डायरेक्टर मेहुल कुमार जब नाना पाटेकर के पास इस फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर गए तो नाना पाटेकर ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। नाना पाटेकर ने ये कहकर मना कर दिया था कि मैं कमर्शियल फिल्में नहीं करता। बहुत समझाने पर वह मान तो गए, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि इस फिल्म में उनके साथ काम करने वाले एक्टर राजकुमार उनके काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तब फिल्म के डायरेक्टर मेहुल कुमार ने नाना पाटेकर को समझाया और कहा कि मैं उनके साथ 2 फिल्में कर चुका हूँ। राजकुमार के बारे में ये मन गढ़ंत कहानियां हैं। वो किसी के काम में भी इंटरफेयर नहीं करते हैं। फिल्म की शूटिंग के दौरान ये जरूर था कि दोनों अपना अपना शॉट देने के बाद एक दूसरे से दूर बैठ जाया करते थे और एक दूसरे से बात भी नहीं किया करते थे। दोनों को तिरंगा में पीले पीले ओ मेरी जानी गाने में एक साथ डांस करना था। तो अब नाना ने ये डांस करने से मना कर दिया और कहा कि पुलिस के रोल में डांस करना अच्छा नहीं लगेगा। दर्शक इस सीन को देखकर क्या कहेंगे? तब मेहुल कुमार ने समझाया था कि ये कोई रोमांटिक सॉन्ग नहीं है, ये एक मस्ती भरा गाना है। हालांकि इस गाने की शूटिंग के बाद राजकुमार और नाना पाटेकर में अच्छी दोस्ती हो गई थी। इधर तिरंगा फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हुई तो इसके बाद नाना पाटेकर को क्रांतिवीर फिल्म मिल गई। इधर क्रांतिवीर फिल्म की शूटिंग शुरू होती इससे पहले ही मुंबई में उस दौरान दंगे शुरू हो गए। शूटिंग तो छोड़िए, नाना पाटेकर को खुद को अपने ही घर में बंद करना पड़ा। नाना पाटेकर काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि वो मन ही मन में क्रांतिवीर की फिल्म की पूरी तैयारी कर चुके थे। लेकिन कई दिनों तक अपने आप को अपने घर में बंद रखने के बाद नाना पाटेकर दिलजुलाहट में अपने घर से अपनी जीप लेकर बाहर निकल गए, लोगों के बीच शांति की अपील करने। शायद क्रांतिवीर फिल्म का ये अभिनेता पहले ही अपने फिल्म की शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। इधर दंगे खत्म हुए और उधर क्रांतिवीर फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। जब क्रांतिवीर फिल्म रिलीज हुई तो ये बहुत बड़ी हिट साबित हुई और नाना पाटेकर अपने आप को एक बहुत बड़े अभिनेता के रूप में साबित कर चुके थे। तब नाना पाटेकर के पास में डायरेक्टर प्रोड्यूसर खुद चलकर आया करते। इसी दौरान नाना पाटेकर खामोशी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इसी फिल्म के साथ साथ इनकी एक और फिल्म की शूटिंग चल रही थी जिसका नाम था अग्निसाक्षी। इस दोनों ही फिल्म में एक बात जो कॉमन थी वो थी इस फिल्म की हीरोइन। दोनों ही फिल्मों में इनके साथ मनीषा कोइराला काम कर रही थी। जहाँ एक तरफ मनीषा कोइराला अग्निसाक्षी फिल्म में इनकी पत्नी का किरदार निभा रही थी तो वहीं दूसरी तरफ खामोशी फिल्म में मनीषा कोइराला नाना पाटेकर की बेटी का किरदार निभा रही थी। दो फिल्मों की शूटिंग की वजह से मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर का समय एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा गुजरने लगा और इसी वजह से मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर के बीच नजदीकियां इतनी बढ़ चुकी थी कि वो अपनी निजी जिंदगी को भी भूल चुके थे। और तो और नाना पाटेकर अब
कई कई दिनों तक अपने घर भी नहीं जाया करते थे और इसी वजह से नाना पाटेकर और उनकी पत्नी के बीच मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ गए। हालांकि दोनों में कभी तलाक नहीं हुआ, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से अलग जरूर रहने लगे। इधर नाना पाटेकर मनीषा कोइराला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे थे। नाना ने खुद एक बार इंटरव्यू में कहा था कि वो मनीषा कोइराला से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे थे। इसी दौरान नाना पाटेकर की साल 1999 में कोराम फिल्म आई और इस फिल्म में इनकी अभिनेत्री बनी आयशा झुल्का। फिल्म की शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर आयशा झुल्का के भी काफी करीब हो गए थे। मनीषा कोइराला को ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि नाना पाटेकर उन दिनों मनीषा कोइराला को समय नहीं दे पा रहे थे। ऐसे में एक दिन मनीषा कोइराला नाना पाटेकर को बिना बताए उनकी शूटिंग लोकेशन पर विजिट करने पहुंच गई। उस दिन मनीषा कोइराला ने नाना पाटेकर और आयशा झुल्का को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और यही वो दिन था जिस दिन मनीषा कोइराला ने नाना पाटेकर के साथ अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए। नाना पाटेकर के जीवन से जुड़े इन केसों में साल 2007 का एक प्रकरण काफी सुर्खियों में आया। इस घटना के बाद नाना पाटेकर जी का एक और रूप देखने को मिला, जब नाना पाटेकर साल 2008 में हॉर्न ओके प्लीज फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता का एक आइटम डांस सॉन्ग शूट होना था और इसी शूट के दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया। नाना पाटेकर पर तनुश्री दत्ता ने सेक्सुअल हरेसमेंट का आरोप लगाया। तनुश्री दत्ता का कहना था कि जिस दिन उनके इस गाने की शूटिंग हो रही थी उस दिन नाना पाटेकर का उसमें कोई सीन नहीं था, लेकिन फिर भी नाना उस दिन सेट पर पहुंचे और कुछ ऐसी हरकतें करने लगे जिससे तनुश्री दत्ता खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रही थी। जब तनुश्री ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो पूरी की पूरी फिल्म की टीम नाना पाटेकर के सपोर्ट में खड़ी हो गई और इस घटना के बाद पूरा का पूरा बॉलीवुड दो भागों में बंट गया। ज्यादातर लोग नाना पाटेकर के सपोर्ट में खड़े हो गए, क्योंकि इससे पहले नाना पाटेकर के लव अफेयर्स के बारे में तो लोगों ने सुना था, लेकिन ऐसी घटना के बारे में पहले किसी ने कभी नहीं सुना था। इसके कुछ समय बाद ही तनुश्री दत्ता ने बॉलीवुड से दूरी बना ली। किरदार कैसा भी हो, लेकिन नाना पाटेकर उस किरदार को इस तरह से निभाते हैं कि वो किरदार इंटरेस्टिंग बन जाता है और उनकी इसी अदाकारी के लिए उन्हें कई मर्तबा नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया है। फिर चाहे वो परिंदा फिल्म हो या फिर अग्निसाक्षी फिल्म या फिर क्रांतिवीर। आश्चर्य की बात तो यह है कि नाना पाटेकर आज इतने बड़े स्टार होने के बाद भी अपनी मां के साथ 1 BHK के एक फ्लैट में रहते हैं और अक्सर मीडिया में ये खबरें आती रहती है कि वो गरीब और मजलूम की मदद कर दें, कभी न कभी कहीं न कहीं जरूर पाए जाते हैं। अभी जब कुछ समय पहले महाराष्ट्र में सूखा आया था तो नाना पाटेकर ने किसानों के लिए 15 लाख रुपए की मदद की थी। नाना पाटेकर साहब का कहना है कि वो फिल्मों में केवल रचनात्मक संतुष्टि के लिए ही काम करते हैं, न कि अपना जीवन विलासिता के साथ से जीने के लिए। भारतीय सिनेमा के इतिहास में नाना पाटेकर का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद।